नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और इस टॉपिक को करेंगे तो 1 से 2 नंबर बिहार दरोगा में आपका निश्चित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। वो टॉपिक का नाम क्या है, तो पहले नाम जान लीजिए। भारत का संवैधानिक विकास, है ना। ये पॉलिटी का क्लास नहीं है, यह है आधुनिक भारत के अंतर्गत ही आप इसको पढ़ोगे। जो कंपनी थी विदेशी, जो यूरोपीय कंपनी थी, भारत को रेगुलेट करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा 1773, या फिर पढ़ा होगा पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा होगा, या फिर चार्टर अधिनियम पढ़ा होगा, है ना, या फिर एक्ट ये सेटलमेंट एक्ट पढ़ा होगा, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा होगा, 1858। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि यहां से फिर फंसोगे नहीं, आप एकदम कंफर्म है कि फंसोगे नहीं। आओ भाई शुरू करता हूं। एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी क्लासेस हमारे द्वारा कराए गए हैं सबके पीडीएफ अवेलेबल हैं। बिहार दरोगा का जितना भी क्लास है सबका पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे लेना है, टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिएगा, वहां आपको जानकारी दी गई है। आइए चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट। पहले तो आप यही जान लीजिए कि ये सारे एक्ट हम पढ़ेंगे क्यों, है ना, क्यों पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई ये एग्जाम में आएगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसमें कि जैसे कि भारत में वो शासन कर रहे थे, तो एक सुचारू ढंग से शासन करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया, रेगुलेट करने के लिए। नाम में ही आपको दिख रहा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना। तो रेगुलेट करने के लिए भारत में कंपनी जो अपनी मनमानी कर रही थी उसको सही तरीके से कराने के लिए और अपना शासन एक तरह से रखने के लिए यहाँ और ये सारे एक्ट आए हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। जो अंग्रेज थे, यूरोपीय कंपनियां जो थी, वो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट। इस भी याद रखिएगा, पूछता है भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो बताएंगे 1773 में। यह भारत में रेगुलेट करने का पहला अधिनियम आया था। शुरुआत यहीं से हुआ था। भारत में संवैधानिक शुरुआत की अगर बात करोगे तो 1773 से ही हुई थी। देखिए, आप दरोगा का क्लास कर रहे हैं, हाउ हाउ में मत रहिएगा कि बस हम ऐसे एक लाइन किए और काम खत्म। जितना ज्यादा तथ्य आपको आपके पास स्टोर होने चाहिए, आपको दरोगा बनना है, ठीक ना। तो जानकारी आपको होना चाहिए, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी भरपूर रखिए। चलिए, तो मुख्य उद्देश्य जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थान पर नियंत्रित करना और दोषों को दूर करना। मैं पहले ही बता दिया कि कंपनी जो मनमानी करती थी उन पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य कार्य था। इसीलिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो ये ध्यान देना है। रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या था, थोड़ी सी कहानी जान लीजिए। जैसे कंपनी के जो अधिकारी होते थे भारत से लूट खसोट कर ही रहे थे। ये जो अधिकारी होते थे ना, इनको इंग्लैंड में बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, मतलब भ्रष्ट आदमी कहा जाता था इंग्लैंड में इन अधिकारियों को, कि एकदम भ्रष्ट आदमी है, भारत से लूट खसोट के धन लाता है। उस समय इनके लिए एक शब्द गढ़ा गया था, नवाब। नवाब कहा जाता था इन भ्रष्ट अधिकारियों को। और ऐसा भ्रष्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत से ये धन ले जाते थे और अंग्रेज की राजनीति को प्रभावित करते थे, भ्रष्ट करते थे, इसलिए इनको हे दृष्टि से लोग देखते थे। तभी एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है इनको नियंत्रित करने के लिए। क्लियर है। आइए, मुझे उम्मीद है पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए, किस एक्ट के द्वारा अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अन्य प्रेसिडेंसियों को भी, जैसे प्रेसिडेंसी और था, मद्रास था, है ना, बंबई था, बंगाल था, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, मेन जो रहेगा वो बंगाल का रहेगा, इसी के अंतर्गत सब आओगे। तो क्या कह रहा है देखिएगा, किस प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, मतलब किस एक्ट के द्वारा। तो वो एक्ट होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
जब आप रेगुलेट कर रहे हैं तो कहीं भी आपको शासन चलाना हो तो वहां एक आप हेड रखोगे, नहीं रखोगे। पहले क्या था, बंबई अलग था, मद्रास अलग था, बंगाल अलग था। अब कहा गया कि नहीं, जो हेड होगा वो बंगाल होगा, उसी के अंतर्गत आप लोग रहोगे। तो यह भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ऐसा किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आता है, पूछेगा, कभी फिर दिक्कत ना हो जाए आपको। चले हम तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, आइए। किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब क्या कहा जाने लगा? तो उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, अंग्रेजी क्षेत्र का। पहले खाली देखिए गवर्नर कहा जा रहा था, खाली गवर्नर कहा जा रहा था। अब कहा जाता है गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्र का। तो ये 1773 के ही एक्ट से हुआ है। 1773 के एक्ट से जो जो भी बातें हुई हैं नोट करिएगा। तो ये किससे हुआ है? 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही ये भी हुआ है कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, अंग्रेजी क्षेत्र का, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही ये भी प्रावधान करता है। 50 प्रश्न इसमें कराऊंगा, 50 प्रश्न इसमें कराऊंगा। और अगर 50 के 50 आपने कर लिए तो ये समझ लीजिए कि यहां से जितने भी सवाल आएंगे 1 2 3 4 आप तो नहीं छोड़ेंगे, भले दूसरा कोई छोड़ दे, आप तो नहीं छोड़ेंगे। आइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? अभी देखिए, अभी बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बनाने के बाद पहला कौन बनेगा? तो पहला जो बनेगा वह बनेगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, विकल्प जो बी है वह सही हो जाएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग से पहले कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव रहा। रॉबर्ट क्लाइव के बाद अब बन जाएगा वारेन हेस्टिंग, जिसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाएगा। गवर्नर जनरल, ये चीज नोट करिएगा। जनरल हटा देगा तो फिर आप जान ही रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, है ना। अब वारेन हेस्टिंग का नाम आप जान जाते हो। चलो भाई आ जाओ। चलिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? प्रश्न को अगर ठीक से ना समझा जाए तो संभावना ज्यादा है कि गलत हो जाता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अगर केवल इतना ही आप पढ़ेंगे तो सीधा आंसर लगा देंगे क्या? 1774 लगा देंगे ना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में वो ही 74 में। बट आपसे क्या पूछ रहा है कि किस एक्ट के तहत, आपसे एक्ट का नाम पूछ रहा है। तो भाई 1774 में कोई एक्ट थोड़ी आया था, 1774 में तो बना था ये कोर्ट, लेकिन किस एक्ट के द्वारा बना था? तो जो अधिनियम था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम ही था। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने पर जोर देना है। अगर हाव हाव में रहोगे भाई, हवाई जहाज उड़ाओगे, प्रश्न को देखोगे फुर फुर कि हम, तो गड़बड़ कर दोगे और आसान सवाल भी गड़बड़ कर दोगे। मैंने अनुभव किया है कि प्रश्नों को अगर ठीक से ना पढ़ा जाए तो इजी जो प्रश्न होते हैं, जो आसान प्रश्न होते हैं, वह भी स्किप हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। यहां तक कि कभी कभी तो पूछता है कि इनमें से कौन नहीं है, और नहीं पर ध्यान नहीं जाता है और वो खेला करा देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। विकल्प ए इसका भी सही हो जाएगा। चलिए, छठवां सवाल, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? हाँ, ये प्रश्न अगर वर्ष पूछे तो वर्ष आप बता ही दोगे, 1774। 1774 में हुआ है, लेकिन वो एक्ट कौन था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एक्ट जो आया था वह आपने देखा कि 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और नीचे उसके जितने पॉइंट बनाया हूं वो पॉइंट आप ऐसे पांचों पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे बंगाल का गवर्नर बनना, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होना, सारे प्रेसिडेंसियों को एक करना, ये सारे पॉइंट बना करके आप लिख दीजिएगा, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो फट से आप
रिवीजन करो और आगे बढ़ जाओ। चलो भाई आ जाओ। कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ, मुख्य न्यायाधीश भी बने होंगे जब वहां बना होगा तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे एलिजा इम्फे। जी हाँ, एलिजा इम्फे जो थे वह मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो पहला कलकत्ता में बना था 1774 में उसके। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना है आपको। आइए 8वां सवाल, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया ही क्यों? आया ही क्यों? तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, ठीक ना, उसमें क्या थी? कुछ कमियां थी। अब उन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन अधिनियम आया, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। यह किस वर्ष आया? तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। अब भाई 73 के बाद ही आया होगा, अब उसको संशोधन करना है तो बाद ही आया होगा ना। तो 1773 के बाद आप अगर देखोगे तो सबसे बाद में यही ऑप्शन है 1781, 1773 के जस्ट बाद। तो 1781 में ही जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका नाम याद रखिएगा, पूछता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, या जुडिकेचर एक्ट भी पूछता है, तब भी यही नाम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल देखिए, आइए पूछ दिया ना 9वां, बंगाल जुडिकेचर एक्ट कब आया? उसी का नाम है। कभी अगर ऐसे पूछ दे, ये प्रश्न पूछ दे तो ये तो कहेंगे ये तो बिल्कुल नया सवाल है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं, लेकिन वही पूछ दे एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो फट से कर लोगे। इसलिए कहता हूं कि पाठशाला विद के जो भी आपको कंटेंट देता है एकदम बेहतरीन देता है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन हम उठाते हैं, जहां से भी उठाते हो, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सारे सवाल। बंगाल जुडिकेचर एक्ट कब आया? तो आप बताने वाले हो, अब आप बिल्कुल बता दोगे कि हाँ सर ये तो वही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 वाला था। क्यों आया था कोई भी पूछे तो बताओगे कि भाई जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को सुधारने के लिए ही तो ये एक्ट आया था जुडिकेचर। चलें आ जाते हैं आगे। 10वां सवाल, किस एक्ट के माध्यम से, यानी किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए? अब हुआ क्या, आपने देखा कि जो 1773 में एक्ट आया उसमें एक 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई ना। अब उसके अंतर्गत सबको कर दिया गया था, लेकिन ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये जो 1781 वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसी के माध्यम से जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनको कह दिया कि चलो आप उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, वो स्वतंत्र हो गए यहां। तो ये उनके लिए फायदा हुआ। 10वां सवाल, किनके लिए फायदा हुआ? तो ये जो कंपनी के पदाधिकारी थे उनके लिए फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि उनको निकाल दिया गया, उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से उनको बाहर निकाल दिया गया, मुक्त हो गए वो। चलो आ जाओ 11वें नंबर सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784, 1773, 1781, 1813। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 है, 1773 है, 1781 है। तो देखिए 1773 में तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया है, ठीक है सर। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी आपने देख लिया है। अब आते हैं 1784, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया वह 1784 में ही आया। कब आया? 1784 में ही आया पिट्स इंडिया एक्ट, तो ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है, पूछता है पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए आइए 12 नंबर सवाल, किस एक्ट या किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है जो कंपनी अधिकार कर रहे थे, अब एक एक्ट आया, अब वो कहा गया कि भाई कंपनी मतलब कुछ नहीं, कंपनी का अधिकार समाप्त है, कंपनी भारत पर राज्य नहीं करेगी। अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट देखिएगा धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू करती है। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर अधिकार समाप्त हो जाता है? तो वह आता है 1813 का चार्टर एक्ट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 20 साल बाद ये लोग एक्ट लाते थे। पहला एक्ट इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए, ठीक ना। फिर 20 साल बाद ये 1793
बीच बीच में भी लाए हैं, लेकिन ये 20 साल पर इसका संशोधन का जो प्रावधान था वो था रखा इन्होंने। तो पहला 1773 में लाए, जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का एक्ट आया, फिर आएगा 1813 का एक्ट, ठीक ना। इसके बीच में भी आएगा, लेकिन ये 20 साल वाला इसी को संशोधित करके या फिर उसमें बदलाव करके लाया जाएगा। फिर ये आएगा 1833 में आएगा, ठीक ना। फिर 1853 में भी आएगा। ये 20 साल वाला आएगा ही आएगा, और इसके बीच में भी कुछ एक्ट अधिनियम आते रहेंगे। तो ये 20 साल वाला याद रखिएगा, कम से कम इसको ध्यान रखना है, ये 20 साल वाला आएगा ही आएगा। तो चलिए, यहां क्या कह रहा है कि एक एक्ट आया, तो वो एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इससे क्या हुआ कि कंपनी का अधिकार भारत से समाप्त। पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत से कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार उनका बना रहा। मतलब कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकते थे, और चाय पर भी उनका एक अधिकार बना रहा कि भाई चाय, यही कंपनी वाले ही चाय को रेगुलेट करेंगे। तो चाय और चीन, चाची आपको याद रखना है, चाय है ना, और चीन, ये दोनों पर इनका अधिकार, कंपनी का अधिकार बना रहा। बाकी कंपनी का अधिकार समाप्त कब? 1813 में। 1813 में। ये 1833 में इनसे भी अधिकार खत्म हो जाएगा इनका, चाय और चीन से भी इनका खत्म हो जाएगा 1833 में। अभी केवल ये 2 पॉइंट बचा है, चाय और चीन पर अधिकार जो है वो 1813 से बचा हुआ है, बाकी सब समाप्त हो गया है कंपनी का। अब अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहे हैं। 1813 एक्ट के तहत क्या क्या कार्य किए गए? तो जो कार्य किया गया वो आप देख सकते हो, कंपनी का एक अधिकार समाप्त हुआ और मिशनरियों को अनुमति मिली। जो ईसाई मिशनरी थे उनको अनुमति मिल गई, कंपनी का जो अधिकार था वो समाप्त होना शुरू हो रहा है। तो ये आप आसानी से कर लोगे। आ जाओ भाई 14वें सवाल की ओर। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय से समाप्त कर दिया गया? देखिए, अभी चाय और चीन पर बना हुआ था, लेकिन जो 1833 वाला आएगा, मैं बताया भी था कि 20 साल बाद आता है। देखिए 1813 के बाद फिर आया ना 1833 में। तो यहां से क्या हुआ कि चीन से भी व्यापार वाला अधिकार कहा कि चलो अब हट जाओ, और चाय भी बहुत तुम बेच दिया, चलो हट जाओ। तो चाय से भी छीन लिया अधिकार, चीन से भी छीन लिया अधिकार। यानी कि अब देख रहे होंगे 1833 में क्या हुआ कि ओवरऑल कंपनी का काम समाप्त, अब अपने हाथ में ये ले लेगा अधिकार, अपने हाथ में ले लेगा अधिकार। अब ये फिर नाम बदलेगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, क्योंकि पहले कंपनी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सब था। अब ये देखा आपने कि 1833 से कंपनी को हवा में उड़ा दिया, खत्म, कोई अधिकार नहीं। अब ये ले लिया अपने पास अधिकार, सारा अधिकार। तो नाम बदलेगा, नाम क्या बदलेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और यही प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। चलिए और बताइएगा क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। किस अधिनियम के तहत, देखिए यही प्रश्न की मैं बात कर रहा था, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? कब? तो देखा आपने 1833 में सारे अधिकार छीन लिए गए, और यही काम किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम से। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जब इसका आप पीडीएफ ले लेंगे ना, तो पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब मन करे लाइफ टाइम आप रिवीजन कर लो, पीडीएफ निकाल के प्रिंट कर लो या फिर अपने आप सेव कर लो, लाइफ टाइम उसको यूज करो, किसी भी एग्जाम के लिए या फिर कहीं भी यूज करो, फायदा ही फायदा। आइए, किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1833 चार्टर एक्ट, 1909 परिषद अधिनियम, 1858 भारत सरकार अधिनियम और 1861 परिषद अधिनियम। अब इस प्रश्न को आप अगर नहीं करते हो तो मैं ये समझूंगा कि अब तक आप ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे थे, ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन गलती कर देंगे इस प्रश्न में। क्यों गलती कर देंगे? क्योंकि आप तो लगाएंगे भैया
1833 यही लगाएंगे ना, लेकिन नहीं। आप कहेंगे कि सर तो आगे तो पढ़ाए नहीं है, तो हाँ यही तो समझना है। देखिए, कंपनी का सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त तो हो गए थे 1833 से, लेकिन कंपनियां तो थी ही, कंपनियों को भगाया तो नहीं गया था, भगाया नहीं गया था, कुछ कार्य कर रहे थे। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, पढ़ा था ना। तो 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह हुआ था भारतीय सेना के द्वारा, उस विद्रोह को मतलब देख करके, और ये पूरा कंपनी का जो शासन है वो अब एकदम समाप्त, अब आएगा यहां वायसराय बन के। तो यहां भी प्रश्न बदलेगा। अभी आपने देखा 1833 वाले अधिनियम से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त। पहले तो व्यापारिक सब अधिकार समाप्त किए गए थे, अब सारे अधिकार एकदम सस्पेंड, सारे समाप्त, खत्म, बर्खास्त। अब आएगा वायसराय। तो पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना। तो 1833 के अधिनियम के बाद आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखेंगे। 1856 तक डलहौजी रहता है, 1857 में लॉर्ड कैनिंग आता है, और 1858 की जब बात आएगी तो लॉर्ड कैनिंग जो ही है, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि इसी के समय बदलेगा। तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 से सारे अधिकार, शासन, कंपनी का पूरा शासन ही समाप्त हो गया। पहले तो अधिकार समाप्त हुआ था, अब शासन ही समाप्त हो गया, उसका खत्म हो गया, अब वायसराय आएगा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, आप जान ही गए कि 1858 वाले से कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग बनेंगे भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। आइए, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। तो यह भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, इसी से क्या किया गया है कि भैया जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके अधिकार जो थे वो किसको दे दिए गए, तो वो दे दिए गए सचिव को दे दिए गए ना, सचिव को दे दिए गए। अच्छा, क्यों दे दिए गए, क्योंकि देखा अभी तक आप कंपनी के द्वारा जो बोर्ड था वो कंट्रोल कर रही थी, है ना, लेकिन जब कंपनी ही खत्म हो गया भाई, तो कंपनी ही खत्म हो गया, तो अधिनियम जो बना अब इससे वो भी समाप्त करके और ये सचिव को दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट की नींव रखी गई, यहां पर ध्यान रखिएगा, कैबिनेट की नींव रखी जाएगी, कैबिनेट की नींव रखी गई। ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन है 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और अगला है 1909 का परिषद अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा, 1858 तक तो आप पढ़ लिए कि कंपनी समाप्त, वायसराय बन गया, लेकिन अब जो काम होगा 1861 से, यह बनेगा परिषद। अब ये जो परिषद अधिनियम बनेगा, इसी से अब लगभग जो भी काम होंगे ये परिषद वाला ही करेगा, परिषद वाला भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट की नींव जो रखी गई है वो 1861 भारत परिषद अधिनियम से रखी गई है। इसी अधिनियम से क्या होगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलेगी, गवर्नर जो थे उनको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति इसी अधिनियम से मिलेगा, वो भी प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आ गया ना, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये गवर्नर जनरल वही जो वायसराय बन चुका है, वही है जो वायसराय बन चुका है। अब इनको क्या शक्ति मिल गई कि भैया आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, किससे कर सकते हो, तो 1858 तो समाप्त हो गया था, कौन आया था 1861, तो 1861 का जो अधिनियम था, इसी से ऐसा प्रावधान किया गया कि भैया जो वायसराय या गवर्नर जनरल जो हैं, यह संकटकालीन परिस्थिति में और अध्यादेश को है वो जारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है ये वाला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा। चलिए
किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ? अब होगा तांडव। अब के जो प्रश्न आएंगे वो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, और यहां से जो प्रश्न दिखेंगे ये और भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ होगा वह होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से ये प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, कब से? 1892 से। आइए 22वां सवाल, मार्ले मिंटो सुधार, ये जानते होंगे आप, 1909 को जो कहा जाता है वो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन यहीं से शुरू होगा, है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। पूछता है, सीधा सवाल पूछता है, किस अधिनियम के द्वारा संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन पद्धति स्थापित करने का प्रयास किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो है यह आपके मार्ले मिंटो 1909 से ही शुरू किया गया था, मार्ले मिंटो अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया? भारतीय सदस्य जो थे उनको वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें शामिल किया गया। और इसमें दो नाम आता है, एक आता है केसी सिंह करके आता है, और एक कोई मोहम्मद हुसैन करके नाम आता है। तो दो नाम आता है, उनको पहली बार जो है वो बनाया गया था और इसी अधिनियम से बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिनियम? तो मार्ले मिंटो अधिनियम से ही कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। नाम जरूरी नहीं है, अभी अगर नया याद आ रहा हो तो सर्च कर सकते हो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बाकी आपको अधिनियम कम से कम याद रखना चाहिए कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल 1909 से किया गया। आइए 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार किसे मिला? आप देखें कि सांप्रदायिक आधार पर यहाँ निर्वाचन बट गया ना, तो वोट क्या सबको ही दे सकता था क्या? पहले 3 पॉइंट आपको याद रखना है। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 से, 1909 से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, और इसी के तहत जो वोट देने का अधिकार मिला था वो सभी को नहीं मिला था, केवल अंग्रेजों को भी नहीं था, सभी पुरुषों को भी नहीं, ठीक है। तो किसको मिला था? वोट वही दे सकते थे जो सालाना 15,000 रुपया कमा रहे हो, या जो सालाना 10,000 का लगान भर रहे हो, या जो बंगाल के नवाब हो, या बंगाल में राजा की जिनके पास पदवी हो, यही लोग दे सकते थे, बाकी कोई नहीं दे सकता था। तो ध्यान देना है, ये 1909 का ही सब देन है। आइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये आएगा 1919। मार्ले मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ध्यान रखिएगा। आइए केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना अधिनियम, देखिए पहली बार द्विसदनात्मक, ध्यान देखिएगा। अगर आप देखेंगे 1919 को तो ये दो भाग में दिखेगा ना, 19 और 19, बस याद रखिएगा कि भाई ये द्विसदन हो गया। तो कभी भी पूछे कि पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो द्विसदनात्मक यानी 1919, दो बार, बस ऐसे करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? क्लियर हो गया। चलिए प्रांतों में द्वैध शासन, देखिए 2 पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, प्रांत और एक होगा केंद्र। तो ये समझ लो कि केंद्र है और केंद्र में बहुत सारे प्रांत हैं, है ना, बहुत सारे प्रांत हैं। तो पहले शुरू हुआ प्रांत में, तो प्रांतों में द्वैध शासन पूछे कि भाई जो प्रांत में द्वैध शासन, तो 1919 कहां गया? तो 1919 से। और अगर पूछे कि प्रांतों वाला खत्म कब किया गया, तो 1935 में खत्म कर दिया जाएगा और केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले प्रांत में 1919 में शुरू होगा, 1935 में प्रांत का खत्म करके और पूरे केंद्र में हो जाएगा वो। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। यहां क्या कह रहा है? प्रांतों में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू हुआ है। आइए प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, द्वैध शासन भी और द्विसदनात्मक भी देखा आपने विधानमंडल, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी, यह तीनों जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 से ही शुरू हुआ है। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन पॉइंट? तीनों। तो पहला पॉइंट कि भैया प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, दूसरा पॉइंट कि ये प्रांतों में द्वैध शासन, और तीसरा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है वह शुरुआत होगी, ठीक ना। ये तीनों कैसे होगा? 1919 से। चलिए आगे आइए, 30वां सवाल, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला,
पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। आपने 1919 में क्या पढ़ा था, सॉरी 1909 में क्या पढ़ा था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक क्षेत्र पर मतलब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, लेकिन महिला को नहीं मिला था। महिला को कब मिला, तो महिला को जो वोट देने का अधिकार मिला वो भी 1919 से ही मिला। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना, ये नोट कर लीजिएगा। महिलाएं वोट दे सकती हैं, ये 1919 के अधिनियम से। चलिए, इससे एक काम और हुआ, सांप्रदायिक आधार पर 1909 में मिला था लेकिन सिखों को नहीं मिला था। अब 1919 में सिखों को भी यह अधिकार मिल गया, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर अब सिखों को भी निर्वाचन का अधिकार मिल गया। किससे मिल गया, तो भैया भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है वह मिल गया। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब आइए, द्वैत शासन जो लागू हो रहा था उसका जनक पूछे तो बताएंगे कार्टिस, लियोनेल कार्टिस, है ना। द्वैत शासन लागू किससे हुआ, तो 1919 से लागू हुआ, ध्यान देना है। आइए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब आता है 1919 के बाद 1935। आगे बढ़ गए हम क्या, हम लोग ज्यादा, हाँ शायद है। चलिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 अब आएगा। इसके अंतर्गत कौन सा कथन गलत कथन छांटने के लिए कह रहा है, कह रहा है इनमें 14 भाग थे, जो 1935 का अधिनियम है उसमें 14 भाग थे, तो हाँ 14 भाग थे। उसमें धाराएं 321 थी, हाँ 321 धाराएं थी। उसमें अनुसूचियां 10 थी, तो जी हाँ 10 अनुसूचियां थी, यानी कि सभी कथन सही हैं। 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूची, ये क्लियर है। आइए, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। क्या बताया था मैं कि भाई पहले प्रांत में लागू किया गया 1919 से, अब प्रांत वाला खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। तो प्रांत वाला खत्म कब किया गया ये भी पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कब किया गया, तो क्या बताओगे कि भाई समाप्त तो किया गया 1935 से, और केंद्र में शुरू किया गया 1935 से। 1935 से ही शुरू किया गया और प्रांतों में समाप्त किया गया। आइए, किस अधिनियम के द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान हुआ, तो आप आंसर कर ही दोगे। किस अधिनियम के द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो प्रावधान है वह किया गया, तो क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि भारत शासन अधिनियम आ गया। देखिए यहां क्वेश्चन मैं सीक्वेंस में करा रहा हूं, तब तो आप इजी कर दोगे, तुक्का भी लगाओ कि अब लगता है 1935 होगा, लेकिन एग्जाम में ये सिंगल प्रश्न उठा के दे देगा, तब कैसे जानोगे, नहीं जानोगे ना। इसलिए पॉइंट को नोट करिए, कुछ हिंट्स नोट करिए। किस अधिनियम के द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना जो होगी वह होगी 1935 से। आंशिक लिखने के लिए आप 3 से ही शुरू करोगे ना, तो बस ये 3 वाला आपको याद रखना है कि 1935, ठीक, ऐसे याद रखना है, याद हो सकता है आपको। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो ये तो बच्चे बच्चे बता देंगे, केंद्रीय रिजर्व बैंक 1935, है ना, ये तो बच्चे बच्चे बता देंगे भाई। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया, तो ये भी मैं बता चुका कि प्रांतों में समाप्त तो 1935 से, केंद्र में शुरू 1935 से। किस अधिनियम के द्वारा 1937 में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना, ये फेडरल न्यायालय पूछता है भाई, फेडरल कोर्ट पूछा भी है 1937 में, है ना, लेकिन अधिनियम तो 1935। ये पूछता है कि केंद्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, वर्ष 1937 में, लेकिन ये किस अधिनियम से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अच्छा, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो इसी अधिनियम 1935 वाले से ही। ये भी पूछ सकता है कि बर्मा को अलग कर दिया गया। आइए, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना जो की गई वह 1935 भारत शासन अधिनियम से ही की गई है, ध्यान रखना है। प्रांतीय स्वायत्तता पूछता है। एक और पूछेगा, क्या पूछेगा, वर्मा वाला पूछेगा भैया, तो वर्मा वाला भी ध्यान रखना है, 1935 से ही समाप्त किया। केंद्रीय स्वायत्तता, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वायत्तता 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा,
याद हो जाएगा आपको। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, दोहरा शासन समाप्त हुआ? तो आपको बता ही दिया गया कि प्रांतों में जो समाप्त हुआ वह 1935 से समाप्त हुआ और केंद्र में शुरू हो गया था, जानिए गए होंगे। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम से शुरू हुआ है? तो यह भी 1935 से ही शुरू हुआ है, उत्तरदायी सरकार। आइए, भारत को बर्मा से अलग, तो ये भी मैं बता चुका कि 1935 वाले भारत शासन अधिनियम से ही ये भी शुरू हुआ है, बता ही चुका हूं। मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत भी कर दी गई, सब समाप्त किया गया। और मुंबई, देखिए मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया गया, यह भी 1935 से ही कर दिया गया। ध्यान रखना है किससे कर दिया गया? बंबई में, मद्रास में, बंगाल में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में। तो ये किससे किया गया? तो ये 1935 के अधिनियम से ही किया गया है, तो ध्यान रखना है। चले आगे, आइए 44वें प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? इंडिया काउंसिल को समाप्त भी कर दिया जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही समाप्त किया जाएगा परिषद वालों को। चलिए 45, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर, अच्छा देखिए, बजट पर जो अध्यादेश की शक्ति थी वह था 1861 वाले से, है ना। लेकिन बजट पर बहस करने की शक्ति पूछे तो बताएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यहां 1935 मत खोजने लगेगा, बजट पर बहस की शक्ति जो है 1892 से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से किस वर्ष स्वीकार की गई? किस वर्ष स्वीकार की गई? सिविल सेवा हेतु, सिविल सेवा हेतु। तो सिविल सेवा जो हेतु जो प्रतिस्पर्धा के लिए शुरू किया गया वो 1853 में किया गया था। कब किया गया था? 1853 में। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की जो व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से जो किया गया वह 1853 से किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भाई भारत में सिविल सेवा आयोग की स्थापना, तब आंसर बदल सकता है, आगे आएगा, वो भी प्रश्न आएगा, परेशान मत होइए। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? ये प्रश्न मैं शुरू में ही कराया कि भाई कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो वही शुरुआत सर्वप्रथम चलाया कब? ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था यानी रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम चलाया तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे। दीवानी और निजामत की सदर अदालत को स्थानांतरित करने के लिए कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई है वह आपको 1861 से मिलेगा, ठीक ना, 1861 से मिलेगा। हाईकोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से शुरू हुआ? तो ये बता चुका, ये तो दूसरी बार आ गया प्रश्न, ये प्रश्न दूसरी बार आ गया, उत्तरदायी सरकार वाला नहीं आ गया दूसरी बार, अभी ही तो कराया हूं। तो ये जो था भारत शासन अधिनियम 1919 जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए, किस अधिनियम, आखिरी है सवाल क्या? हाँ, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना? देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो होगा वह होगा भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919। किससे हो जाएगा? भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919। जितने भी प्रश्न कराया हूं 50 के 50 आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप चीजों को भूल जाएंगे। जो भी कराया हूं, अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां पीडीएफ मिल ही जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर लेंगे। तो ये थोड़ा जटिल टॉपिक है, याद करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर एक दो बार पढ़ लिए तो यहां से आपका फिर गलती नहीं होगा और सीधा नंबर आप उठाओगे। तो चलिए, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा आज का क्लास। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।